तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको आउटपुट में कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिलती, पैसा ही मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे इनपुट भी पैसा है, आउटपुट भी पैसा है। हर कोई यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आता है। अब हर महीने इंडिया में 35 से 40 हज़ार नए डीमेट अकाउंट खुलते हैं और हर डीमेट अकाउंट खोलने वाला अमीर बनने की सोच के आता है। लेकिन सेबी की रिपोर्ट तो कहती है कि F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सिर्फ 11% लोग ही प्रॉफिट में है, और जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनका एवरेज एनुअल प्रॉफिट भी करीब 3400 रुपए ही है। एनीवे, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रिटेल ट्रेडर अकेला एलिमेंट है या और भी लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर है जो कि आपका डीमेट अकाउंट खोलता है, मैनेज करता है, आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग में। यहाँ पे डिपॉजिटरी है जो डीमेट अकाउंट CDSL और NSDL आपके लिए संभाल के रखती है। यहाँ पे एक्सचेंज है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्ट होती हैं जिनके शेयर आप वहाँ से खरीदते हो, लेकिन खड़ी वो उस NSE या BSE पे ही होती है। यहाँ पे सेबी है जो कि पूरी की पूरी मार्केट को रेगुलेट करता है, लेकिन पैसा ये भी कमाता है। यहाँ पे FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब बड़े बड़े पैसों वाले, बड़े बड़े इकट्ठे शेयर खरीदने वाले म्यूचुअल फंड हाउसेज और बाहर के लोग जो पैसा डालते हैं। और है कंपनियां जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री से आती हैं, लेकिन कोशिश इनका भी रहता है कि इनका शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए, यहाँ से पैसा निकालें, अपनी कंपनी में लगाएं और अपनी कंपनी को भी ग्रो करें। अब देखिए, इतने सारे लोग हैं, इस वीडियो में जानते हैं कि ये सारे के सारे लोग, रिटेल ट्रेडर तो हमें पता है, लेकिन ये सारे लोग कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, कितनी चांदी है इनकी, कोई इनमें से लॉस में है, इस सब जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले आता है नाम ब्रोकर्स का। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे पहला आपका जो इंटरेक्शन होता है ना डीमेट अकाउंट को लेके, वो सबसे पहले ब्रोकर का होता है। मतलब स्टॉक मार्केट में आप जब गेट खोलते हैं, सबसे पहले ब्रोकर खड़ा होता है, हाय कहता है आपको और कहता है कि हाँ जी, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप खोल लेते हैं। अब आपने उस ब्रोकर से कमाया नहीं कमाया, लेकिन अब क्विकली जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रोकर्स, ये जो बड़े बड़े नाम है, पूरे साल में कितने पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़रोडा 60 लाख से ज़्यादा इनके पास एक्टिव क्लाइंट्स हैं, तो समवेयर अराउंड 15 से 20% का मार्केट शेयर है इनका। हर 5 में से एक डीमेट अकाउंट, एक्टिव डीमेट अकाउंट अगेन इनका है। इन्होंने 2021 में करीब 2729 करोड़ रुपए कमाए थे। 2022 में इनका रेवेन्यू था करीब 5000 करोड़ का, थोड़ा सा कम। और इस साल भी लग रहा है 2023 के करीब में कि ये वैल्यू होगी करीब 5 से 6000 करोड़ के बीच की कोई, जो कि ज़रोडा मोर लेस पुट करेगा। इनका दिन का, डेली का एवरेज इनकम इज समवेयर अराउंड 13.7 करोड़ रुपीस। और अपस्टॉक्स, जिसके पास करीब 21 लाख डीमेट अकाउंट हैं, इन्होंने कमाए हैं 2022 में करीब 1000 करोड़ रुपए। इनका भी डेली एवरेज करीब 2.7 करोड़ बनता है। देखिए दोस्तों, ये रेवेन्यू नंबर्स हैं, प्रॉफिटेबल नंबर्स बहुत अलग होते हैं खर्चे निकालने के बाद, बट रेवेन्यू लेवल पे क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन मोतीलाल ओसवाल दिन का करीब 7.37 करोड़, ग्रो 1.16 करोड़, ICICI 9.34 करोड़, शेर खान 3.18 करोड़, एंजल वन करीब 8.2 करोड़ और 5 पैसा करीब 92 लाख रुपया रोज का कमाते हैं। अब ब्रोकर पैसा कैसे कमाते हैं? देखिए, एक तो होता है अकाउंट ओपनिंग फीस। बहुत कम ब्रोकर होते हैं आजकल जो अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़रोडा 200 रुपये चार्ज करता है। कमोडिटी अकाउंट खोलोगे तो साथ में 100 रुपये और लगा देगा। लेकिन 10 में से 7 या 8 ब्रोकर आज की तारीख में अकाउंट ओपनिंग मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इनके पास अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान भी होते हैं। एनीवे, ब्रोकरेज चार्जेस इनका मेजर जरिया होता है पैसा कमाने का। मतलब आप जितनी ज़्यादा ट्रेड करेंगे, जितनी ज़्यादा आपको टिप्स आते हैं अलग अलग लोगों से, चाहे इनकी कंपनी के थ्रू ही, उनका ब्रोकरेज बन रहा है। आप पैसा कमाएं ना कमाएं, आपकी हर ट्रेड के ऊपर, कई लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर फुल सर्विस ब्रोकर आपसे पूरा वैल्यू का कुछ परसेंटेज लेता है, नहीं तो डिस्काउंट ब्रोकर आपको कहता है कि आप 20 रुपये दे दीजिए। हर बाय ट्रेड पे 20, हर सेल की ट्रेड पे 20। अगर आपने शेयर खरीद लिया तो उसके 40 रुपये बन गए। इसके अलावा ब्रोकर कमाता है एक्सचेंज से, NSE से या BSE से ट्रांजैक्शन चार्जेस का कुछ कमीशन। इसके बारे में हम पहले से भी बता चुके हैं, लेकिन आपको इस डॉक्यूमेंट में आसानी से दिख रहा होगा। डिपेंड करता है कि आपकी टर्नओवर क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्पेसिफिकली। हालांकि बाकी के सेगमेंट्स में भी होता है, लेकिन ऑप्शन में टर्नओवर की क्वांटिटी या वैल्यू ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हर टर्नओवर का एक रेंज है, एक स्लैब है, और उसके बेस पे उनको किकबैक मिलता है। जितना भी NSE का ट्रांजैक्शन चार्ज आप देते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज ब्रोकर को वापस बामुशक्कत प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आगे चल के उनका रेवेन्यू का हिस्सा बनता है। मतलब आपसे ब्रोकरेज भी लिया, आपसे खाता भी खुलवाया, और आपसे उसके बाद आगे चल के आपकी ट्रांजैक्शन पे भी कट मिलता है ब्रोकर को। इसी बेस पे बड़े बड़े डिस्काउंट ब्रोकर और स्पेशली वो ब्रोकर जो कि जीरो ब्रोकरेज चार्जेस पे चलते हैं, यहाँ से मेजरली कमाते हैं। फिर बात आती है दोस्तों डिपॉजिटरीज की। अभी नाम थोड़ा बोरिंग है, लेकिन काम बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका।
जो डीमैट अकाउंट आप खोलते हैं, आपको लगता है कि आपके ब्रोकर ने खोल के दिया है, उसको मैनेज करने का काम, उसको संभालने का काम, उसके अंदर जो सिक्योरिटीज या स्टॉक्स पड़े हैं वो सारा का सारा काम डेपोजिटरीज का होता है। CDSL और NSDL 2 डेपोजिटरीज हैं इंडिया में, और इसमें से बड़ी है CDSL जो करीब 8 करोड़ डीमैट अकाउंट को संभालती है, और देन आपका NSDL करीब 3 करोड़ 27 लाख डीमैट अकाउंट की देखरेख करता है। अब ये देखरेख करने के चक्कर में इनको कमाने पड़ते हैं बहुत सारे पैसे, जो कि खुशी खुशी कमाते हैं। CDSL ने पिछले साल करीब 544 करोड़ रुपए कमाए, मतलब कि करीब रोज का 1.5 करोड़ रुपया। लेकिन NSDL जो कि आधे से भी कम डीमैट अकाउंट संभालता है, उसके बावजूद इसने करीब 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, जो कि करीब 3 करोड़ रुपया रोज के एवरेज निकालता है। अब एक सवाल आता है, ये पैसा कमाते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ भी करें ना, आप सबको पैसा दे रहे हैं, हर ट्रेड के ऊपर कंफर्म्ड है। अब इस केस में भी आप CDSL NSDL के पास पैसा पहुंचाते हैं कैसे? आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं या जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब शेयर खरीद के उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो आप बेचने पे हर सेल पे शेयर, सिर्फ सिक्योरिटी की बात, शेयर की बात हो रही है, उसमें आपको DP डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज देना पड़ता है। ये 4.5 से लेके 5.5 रुपया हो सकता है पर स्क्रिप्ट पर डे। मतलब एक दिन इन्फोसिस का अगर आपने स्टॉक खरीदे 10, उसी दिन आपने 5 बेच दिए तो आपको एक ही बार चार्ज लगेगा, उसके बाद उसी दिन दोबारा बेच दिए वही चार्ज सेम लगेगा, दोबारा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगले दिन वही बेची तो फिर से चार्ज देना पड़ेगा। जितनी बार बेचेंगे उसके पास ये पैसा पहुंचता रहेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी दिखाई देगा। लेकिन सिर्फ एक तरीका नहीं है इन डेपोजिटरीज का पैसा कमाने के लिए, और भी हैं। ये जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती हैं, ये हर साल इनको मेंबरशिप फीस देती हैं। 25% CDSL NSDL का ज़्यादातर जो रेवेन्यू है उसका 1/4 इधर से ही आता है। देन डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ये लोग भी पैसा देते हैं, और इनके पैसे देने के तरीके बहुत सारे हैं। इनको मिनिमम मंथली बिल देना पड़ता है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो आपसे लिए जाते हैं ना, पहला साल जनरली ब्रोकर फ्री करता है, दूसरे साल से लगाता है, उस केस में इनके पास वो कट पहुंचता है। DP चार्ज मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा सेटलमेंट चार्जेस, रीमटेरियलाइजेशन, आपके डीमैट अकाउंट को अगर फिजिकल फॉर्मेट में करना है ना, तो फिजिकल फॉर्मेट से ऑनलाइन में करना है, उसके पैसे ये लेते हैं। इसके अलावा साल के कनेक्टिविटी चार्जेस ये DP दे रहा है, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट दे रहा है। इनके पास इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी भी होती है। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, आप पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दे देंगे। ये सारे के सारे खर्चे पैसा कमाने के जरिए तरीके CDSL और NSDL के हैं, ये भी कमा रहे हैं। अब बात करते हैं आगे बढ़ के एक्सचेंजेस की अर्निंग की, वो कितना कमाते हैं। हाँ जी, तो एक्सचेंजेस, इनका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि जो भी कंपनी लिस्ट होती है, जिसका भी शेयर खरीदते हैं आप कोई ऑप्शन खरीदते हैं, ये NSE या BSE पे भी लिस्टेड होता है। अब NSE के रेवेन्यू की बात सुन लीजिए, थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है आप, क्योंकि नंबर बड़ा हिला देने वाला है। NSE ने 2021 में करीब 8800 करोड़ रुपए कमाए। 2022 में नंबर 12,765 करोड़ रुपए का था, मतलब दिन के करीब 35 करोड़ रुपए। वहीं BSE ने 2022 में करीब 742 करोड़ रुपए कमाए, दिन के करीब 2.03 करोड़ रुपीस। अब सबसे पहले इनकम होती है आपसे। अब आपसे तो हर कोई चार्ज करता है, तो NSE भी चार्ज करेगा। NSE के ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, जो कि आपको लगता है कि बड़े कम है, लेकिन हर ट्रेड के ऊपर जब पैसा देना पड़ता है ना इंडिया के सारे एक्टिव डीमैट अकाउंट्स को रोज बार बार, तो इनका जो वैल्यू हो जाता है ना NSE के लिए अच्छा खासा होता है। आपके बिल में दिखाई देगा करीब 0.00325% और नहीं तो 0.05% डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिंग सेगमेंट, लेकिन ये वैल्यू बढ़िया होती है। अब ब्रोकर जब भी कोई आता है सिस्टम में, तो उसको NSE BSE को एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन चार्ज देने पड़ते हैं, जो कि 5 लाख रुपए तक चले जाते हैं। और उसके बाद आता है सबसे बढ़िया तरीका, इनका B2C बिजनेस भी है, B2B बिजनेस भी है, B2B2C भी है। मतलब बिजनेस को पैसा देंगे, आगे कस्टमर से कमाएंगे, नहीं तो बिजनेस से भी कमाएंगे। इस केस में ब्रोकर से भी पैसा बहुत सारा कमाते हैं। ब्रोकर से, मीडिया हाउसेज से, न्यूज़ चैनल से, वेबसाइट से, जो भी इनकी फीड लेता है, फीड देने की भी इनके बहुत सारे स्लैब्स बना रखे हैं इन्होंने बना रखा है कि रियल टाइम फीड। अगर रियल टाइम मार्केट डेप्थ डेटा चाहिए, जो आप देखते हैं ना कि इस टाइम पे बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर कितने लोगों ने ले रखा है, उसमें भी होता है जी कि जी 5 का दिखाना है, 20 का दिखाना है, 20 से ज़्यादा का दिखाना है, एक्चुअल रियल टाइम 1 मिनट डिले के साथ फीड देखना है, टर्मिनल पे लगाना है, कंप्यूटर पे लगाना है, लैपटॉप पे लगाना है, मोबाइल पे लगाना है, चार्ट्स लगानी है। ये सारा का पैसा अलग होता है। कितने भी सब ब्रोकर लगाएंगे, हर बार एक फुल सर्विस ब्रोकर को उस टर्मिनल के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा करेंसी के लिए लगाना है, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए लगाना है, इक्विटी में लगाना है, मतलब तुम बताओ, और हर तरह का स्लैब तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रोकर से तो पैसा लिया ही, क्लाइंट से भी पैसा लिया, ट्रेडर से भी पैसा लिया, अब पैसा लेना है जी कंपनी से। ऑफ कोर्स कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। और वो वैल्यू डिपेंड करती है कि आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है, मतलब कितनी बड़ी कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है, उसके हिसाब से कुछ लाख, मतलब 3 लाख 4 लाख से लेके वैसे 50,000 में भी आता है, लेकिन वो इनिशियल लिस्टिंग फीस होती है। लेकिन रेगुलर लेवल पे जो पैसा होता है वो 3, 4, 5 लाख से लेके 12 से 15 लाख रुपए हो सकता है पर कंपनी पर ईयर। जी हाँ, एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस।
अगला नंबर है सेबी जी का। जी हाँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा प्यारा रेगुलेटर। सेबी ने पिछले साल करीब 1400 करोड़ रुपए कमाए। अब ये कमाने के तरीके क्या क्या है? सेबी को इनकम होती है इसके इन्वेस्टमेंट्स, एडवांस और लोन पर मिले इंटरेस्ट से। फिर ये अलग अलग एप्लीकेशन फीस लेता है, कोई आरए बनना है, कोई आईए बनना है, किसी को ब्रोकर बनना है, हर तरह पे कुछ ना कुछ पैसा इसको मिलता रहता है। देन कोई कंपनी को लिस्ट होना है तो ऑफर डॉक्यूमेंट्स DRHP पहुंचता है, वहाँ पे भी एक वेरिफिकेशन फीस होती है। ये मिनिमम 1 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक जा सकती है। इसके अलावा ब्रोकर को भी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, जितना का भी ओवरऑल टर्नओवर ब्रोकर ने निकाल के दिया, उसके हर 1 करोड़ रुपए के ऊपर 10 रुपए सेबी को मिलते हैं। और ये लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन रोज होता है। अब देखिए अगला नंबर आता है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये बहुत अच्छे से पैसा कमाते हैं। STT चार्जेस, LTCG चार्जेस, GST चार्जेस। STT तो हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। ये वैल्यू, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यू थी 26,000 करोड़ रुपए। LTCG से करीब 71,000 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए हैं। इसके अलावा जो भी ट्रेड आप करते हैं, आपसे तो पैसा कमाना ही है, वो ब्रोकरेज वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस का 18% GST बन के उसके रूप में पहुंच जाता है सरकार के गले में। इसके अलावा आपके प्रॉफिट के ऊपर भी नजर है। आपने पैसा ट्रांजैक्शन लेवल पे डाला, लेकिन उसके बाद जब प्रॉफिट कमाया ना, उसका लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको जी 10 से 15% की रेंज में सरकार को फिर से वापस देना पड़ेगा। मतलब आप पैसा कमाएं और सरकार उसे लेके ना जाए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन ये मेजर तरीके ये वाले हैं। इसके अलावा सरकार को पता है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रोकर्स के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, सेबी के थ्रू किस तरह से पैसा कमाती होगी। अब देखिए, सेंट्रल सरकार ने अगर पैसा कमाया तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी भैया हम भी थोड़ा सा इसमें बहती गंगा में हाथ धो लें। अब स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी के फॉर्मेट में आपसे चार्ज करती है पैसा। हर 1 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर 300 रुपया इनके पास जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट एज वेल। कहीं पे 0.002%, कहीं पे 0.003%। पहले एक समय था जहाँ पे हर स्टेट अलग अलग तरीके से पैसे लेती थी। कोई 50 रुपया दिन का लेती थी, कोई ट्रांजेक्शन वैल्यू पे परसेंटेज लगाती थी। अभी के लिए ज्यादातर स्टेट्स ने इसको इस परसेंटेज की रेंज में पकड़ के रखा हुआ है। जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना पैसा स्टैंप ड्यूटी के फॉर्मेट में पहुंचेगा इन्हीं स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। और हाँ, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आप ही से निकलती है। और फाइनली है क्लियरिंग हाउसेस। अब इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब आपने शेयर खरीदा, उसके लिए पैसे दिए, वो पैसा पहुंचता है इनके पास। जब भी आप इसको स्क्वेयर ऑफ करेंगे, इस पोजीशन को जब आप बेचेंगे, आपके शेयर्स और आपके फंड्स को सेटल करके वापस आपके ब्रोकर के थ्रू आपका कमाया हुआ पैसा या गंवाया हुआ पैसा ब्रोकर के पास पहुंचाने का काम सेटलमेंट चार्जेस के रूप में ये क्लियरिंग हाउसेज लेते हैं। अब इंडिया में बहुत सारे क्लियरिंग हाउसेज नहीं हैं, लेकिन टॉप के 3-4 क्लियरिंग हाउसेज में इनका नाम आता है। इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2022 में करीब 1480 करोड़ रुपया कमाया इन्होंने। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग, इन्होंने करीब 328 करोड़ रुपया पिछले साल कमाया। देन यू हैव नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड, इन्होंने करीब 306 करोड़ रुपया 2022 में कमाया। यानी कि आपकी की हुई ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से आप पैसा कमाओ ना कमाओ, इतने सारे लोग किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोसिस्टम के थ्रू, जो कि बहुत समय से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना है, पैसा कमाते हैं। बहुत कम होता है कि ये बड़े बड़े बिजनेस ब्रोकर्स को छोड़ के, ब्रोकर्स को समय लगता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम बनने के लिए कुछ, लेकिन ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, MII मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पैसा कमाती हैं। और इसमें एक रिटेल ट्रेडर का बहुत बड़ा हाथ है। हैविंग सेड दैट दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब भी आप कदम रखते हैं, कोशिश कीजिए कि बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, NSE, BSE, CDSL, NSDL, सेबी, स्टॉक ब्रोकर्स, जो भी ये लोग हैं ना, ये सालों की मेहनत के बाद आज जाके पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट रिच हुए हैं। अगर ये ओवरनाइट रिच होने के चक्कर में आते तो शायद आज होते ही नहीं। इंडिया की स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी नहीं हो पाती। ये समझने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ को बड़ा होने में समय लगता है। ओवरनाइट रिच इज़ नॉट इवन ए पॉसिबिलिटी। हाँ, जब आपकी वैल्यू बनने लग जाती है तब आप रिचेस देख सकते हो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब भी कदम रखो ना, थोड़ा धीरे धीरे रखो, लेकिन लगातार रखो। बाकी लोग कमाएंगे, आप भी कमाएंगे। आप भी 89% के 11% में आएंगे, और हो सकता है इंडिया में 89% और 11% का नंबर रिवर्स हो जाए। और इस ज्ञान के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। और डिजिटल ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर स्टॉक मार्केट के साथ अगर आप इसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन, डेटा, रिसर्च, नंबर्स, पॉडकास्ट, आउटसाइड पब्लिक ओपिनियंस, हम सब करते हैं दोस्तों, ताकि आप तक रियल ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन सही समय तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।